अभी मैंने सारे नोट्स नहीं भेजे, शायद 16 या 17 पेज मैंने भेजे थे आपको, ठीक है। तो बाकी के जो हैं वो मैं वो भी भेज दूँगा जल्दी। तो शुरुआत से देखिएगा, पेज नंबर 1 पर हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, बिल्कुल आसान है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एट्सेट्रा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। इनकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होती ना मास की। मास तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में रखोगे तो भी अगर 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम रहेगा, साउथ में रखोगे तो भी 5 किलोग्राम, तो डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना होता नहीं है। उसके बाद देखिएगा वेक्टर क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and obey the laws of vector addition are called vector quantities और vectors। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और उसके अलावा वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के जितने लॉज हैं वो उसको भी फॉलो करती है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोल देते हैं। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब कुछ हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। फिर वही बेसिक सा डिफरेंस जो हम पहले भी देख चुके हैं, शायद 9th क्लास में भी देखा था यही चीज़, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट है स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स का फर्स्ट पॉइंट है वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस। स्केलर जो चीज़ है, जो स्केलर क्वांटिटी है, वो तभी चेंज होती है जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया जाए, क्योंकि उसमें होता ही मैग्नीट्यूड है। उस मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे 5 किलोग्राम मास है, उसको 5.5 कर दो तो उसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो गई मास की, ठीक है। डायरेक्शन होती ही नहीं है। अब वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को दो तरीके से चेंज करा जा सकता है, कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया जाए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दिया जाए। तो दे चेंज इफ आइदर देयर मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। वो कब चेंज होते हैं? जब मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया जाए या डायरेक्शन चेंज कर दी जाए या दोनों चेंज कर दिए जाए, ठीक है, ऐसा होता है। थर्ड है दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एल्जेब्रा। स्केलर्स को ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एल्जेब्रा, जैसे 2 + 5 = 7, उसको तो ऐसे ऐड करा जाता है। और जो वेक्टर एडिशन है वो कैसे करा जाता है, उसके 2 लॉज होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे कैन बी एडेड ओनली बाय यूजिंग स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉज होते हैं, एक पैरेललोग्राम रूल होता है और एक होता है ट्राइंगल रूल, ठीक है। तो उनकी हेल्प से उसको मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फिर आप आ जाइए अलग अलग तरीके के जो वेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? A vector which gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector। जैसे कभी आपको मान लीजिए कभी कहीं जाना होता है, कहीं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना होता है, तो आप लोग GPS यूज़ करते हैं। वो पुराने ज़माना की बात हो गई, जब हम कहते हैं कि हाँ भैया मेरे को वहाँ जाना है, कहाँ लेफ़्ट से हो जाए, राइट मुड़ जाओ, ये सब कुछ वो पूछने वाली चीज़ें तो ख़त्म हुई। अब तो सब GPS से जाते हैं। तो GPS से जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जो गूगल मैप्स वाला जो एक ऐप होता है, उसमें 2 सेक्शन दे रखे होते हैं, एक फ्रॉम होता है और एक टू होता है, कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। तो फ्रॉम में आपको जाकर अपनी लाइव लोकेशन ऑन करनी होती है, तो वो आपकी करंट लोकेशन सर्च कर देता है। और टू में आपको जिस भी जगह जाना है वो आप टाइप करिए, वो उसको आपको 4-5 ऑप्शंस देगा, जो भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगता है वो आप सेलेक्ट करोगे। तो वो जो पहले से ही उसमें सेव जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो लोकेशन होती है, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? वो एक तरह से किसी भी जगह की पोजीशन है। अब पोजीशन कैसे होती है? ये ऐसे है, जैसे हमने कहा पोजीशन वेक्टर की मैं बात करता हूँ। तो पोजीशन वेक्टर में मैंने ये बोला कि अभी समझने के लिए सिर्फ हम 2 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दूसरा है वाई। तो एक तो एक्स एक्सेस हो गया और एक वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। और एक हो गया ओरिजिन, एक हमारा ओरिजिन हो गया, एक एक्स एक्सेस हो गया, एक वाई एक्सेस और एक ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है वो उसकी पोजीशन होगी। जैसे मैंने ये बोला कि ये पोजीशन है, तो
मैंने कहा कि इसको यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस पर। परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एक्स एक्सिस पर, मैंने देखा ये कितना लेंथ निकला यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा वाई एक्सिस पर, तो ये कितना निकला, मान लीजिए ये भी 3 सेंटीमीटर निकला। तो आप क्या देंगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए 3,3। 3,3 यानी कि आप सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो आपने लिख दिया 3,3। तो इसका मतलब मैं 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 डायमेंशनल सिस्टम की अगर बात करते तो 3,3 और एक तीसरा भी आ जाता, यानी कि z एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट भी आ जाता। तो हम 2 कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे, तो ये हो गया 3,3। उसके बाद अब हम अगर इसको ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई मोटर बाइक है, मान लीजिए कोई कार है, या फिर कोई बिल्डिंग है, उसकी ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अगर उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया जाए, अगर उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, हम ये कहेंगे कि ये जो 3 है ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये 3 दिखा रहा है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, ये 3 क्या दिखा रहा है वाई कोऑर्डिनेट। तो बेटा इसको लिखने का एक तरीका होता है 3i कैप प्लस 3j कैप। अब ये आई कैप और जे कैप क्या है ये मैं डिटेल में आपको बताऊँगा, ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर है। तो मैं पोजीशन वेक्टर सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ कि किसी भी पॉइंट को हमने स्पेस में लोकेट कर दिया और लोकेट करने के बाद उसको एक स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन तक ज्वाइन कर दिया, तो वो उसका पोजीशन वेक्टर होता है। समझ गए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो ये मैं इस तरफ खड़ा हुआ हूँ, तो हम ये कहेंगे कि जब हम इंडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो इंडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री के जब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो वो कैपिटल में लोकेटेड होता है। तो हमारी जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली का कोई सेंट्रल पॉइंट होगा जो कि हमारा जो जोग्राफिकल सिस्टम है, इंडिया का जो जोग्राफिकल सिस्टम है, उसने उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओरिजिन मान रखा होगा, उसने उस सेंट्रल पॉइंट को ओरिजिन मान रखा होगा। तो हवा में एयर का डिस्टेंस होता है ये एयर में उस पॉइंट से और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ तक का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है, आप कहोगे भाई लैंड पर ही तो बता सकते हैं कोऑर्डिनेट, आप तो 7वीं फ्लोर पे खड़े हुए हो एक कोने में, ठीक है। तो हम कहेंगे नहीं, जो हमारा पूरा स्पेस है, स्पेस जो है वो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करता है। तो अगर मान लीजिए दिल्ली में कहीं पर भी कोई एक सेंट्रल पॉइंट ले रखा है, मान लीजिए कनॉट प्लेस है, वहाँ पर कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पर मतलब इंडिया की ये सैटेलाइट मौजूद है, जो भी ये देखकर बता सके कि इंडिया में किसी जगह पर आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वहाँ पर हमने देखा उस पॉइंट से और मेरे तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो पता चल गया, पहली चीज़। उसके बाद वहाँ से और जितनी ऊंचाई पर मैं खड़ा हुआ हूँ वो वर्टिकल डिस्टेंस पता चल गया। और उसके बाद वहाँ से कितना, एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेटेड है इस जगह, मान लीजिए ये वाला कोना तो ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला कोना ओरिजिन है और यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेटेड है, तो यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। उसी पॉइंट से आप पैरेलली यहाँ तक आ गए और फिर कितनी हाइट है वो मेज़र कर लिया, तो वो हो गया वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसके बाद उस पॉइंट से कितना आप आगे हैं वो देख लिया, तो वो हो गया जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 3 ही डायमेंशन होती हैं, वो 3 डायमेंशन आपने पता कर ली तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम पता लग गया। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम पता लग गया तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये क्रिमिनल यहाँ पर है, इस टाइम इसकी ये पोजीशन है। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन कोऑर्डिनेट्स को लेकर पुलिस की गाड़ी चल पड़ती है और फिर उसी के आसपास पहुँच जाती है और उसको पकड़ लेती है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि जो मतलब मर्डरर है वो यहाँ से ऐसे भाग गया और उसकी जो लोकेशन है वो पुलिस के पास उसकी लास्ट लोकेशन ये थी, ठीक है। तो वो लोकेशन कैसे पता चलती है, वो लोकेशन ऐसे ही पता चलती है। और पता कैसे चलती है, क्योंकि आजकल हम लोकेशन पता लगाने वाली चीज़ अपनी पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। कोई इंसान ऐसा तो नहीं है जिसकी पॉकेट खाली हो, हर एक की पॉकेट में मोबाइल फ़ोन जरूर होता है। पैसे भले ही ना हो, मोबाइल फ़ोन जरूर है हर एक की पॉकेट में। और वो जो मोबाइल फ़ोन है वो मोबाइल फ़ोन आजकल पहले से ही, आप नया भी मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो आपको उसमें लाइव लोकेशन ऑन नहीं करनी पड़ती, वो मतलब ऑपरेटर की साइड से ही होता है। आपने इधर सिम डाला, इधर आपकी लोकेशन ऑन होगी, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये किसी भी चीज़ के पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो पहली डेफिनेशन हुई हमारी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बाद में
कोई भी पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है ये कैसे पता लगता है? पोजीशन वेक्टर से। पेज नंबर 2 पर आ जाइए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज़ दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। डायग्राम देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन छोड़िए, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली जो डिक्शनरी में मीनिंग दिखाई देता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली जो डिक्शनरी में जो मीनिंग दिखाई देता है उसका मतलब क्या है कि आप अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हो गए, आप अपनी जगह से कितना हिल गए, मूव कर गए, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पोजीशन है उसको डिफाइन करने वाला वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। तो ये ओरिजिन है, शुरुआत में हम यहाँ पर थे, ठीक है, तो ये इस जगह पर थे, तो ओरिजिन से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एट टी, एट टाइम टी, पोजीशन वेक्टर। फिर थोड़ी देर बाद आपकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी, यहाँ पर आ गया, तो ये लिखेंगे पोजीशन वेक्टर। अच्छा, एट टी का मतलब क्या? टाइम टी। पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी डैश, एट टाइम टी डैश। तो आपने ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर एट टी, पोजीशन वेक्टर एट टी डैश, ये हो गया। अब क्या हुआ, आपकी पोजीशन में कितना चेंज आया वो कैसे पता चलेगा? ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो बीच में वेक्टर हो गया बेटा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दो पोजीशन वेक्टर्स के बीच में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। अगला देखिएगा, अगला है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या है? द वेक्टर्स, अच्छा ये जो है ना ये मतलब इनकी ना डेफिनेशंस आ जाती है सीधा सीधा, ठीक। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो मेरे को पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ही पड़ेगी। ये डेफिनेशंस मुझे पता होंगी तो आगे इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वेक्टर्स पर वो मैं आराम से कर पाऊँगा। तो अगला देखिएगा पोलर वेक्टर, द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा। अगर किसी भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है और या फिर कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो मैं बोलूँगा कि वो एक पोलर वेक्टर है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि कहीं से आपने चलना शुरू करा। डिस्प्लेसमेंट, कहीं से आपने चलना शुरू करा, कोई तो इनिशियल पॉइंट है, तो उसको पोलर वेक्टर बोलते हैं। क्या फोर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है? बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उधर दूर से एक बहुत हैवी सी बॉल लुढ़कती हुई आती है और उस ऑब्जेक्ट पर लगती है बड़ी स्पीड के साथ, ठीक है, तो उसने उसको स्ट्राइक करा तो उसने उस पर कुछ फोर्स लगाई, तो वो जो बॉक्स है वो बॉक्स थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक गया। इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स तो वो हो गई, और तभी मैंने कहा कि उसकी बॉल, वो जो बॉल आ रही है, हैवी बॉल आ रही है, उसका क्या वेट करना, मैं इसमें अभी लात मार दूँ, इधर ही खड़ा हूँ, मैं लात मार दूँ उसको। तो मैंने खड़े हुए यहीं पर लात मार दी। अगले ने बोला कि नहीं मैं तो उसको आऊँगा, मैं तो धक्का दे दूँगा इसको। उसने धक्का दे दिया। तीसरे ने बोला कि अरे तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, मैंने उसको पहले से ही थ्रेड बांध रखा है, मैं थ्रेड से खींच लूँगा इसको। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है ना, फोर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। फोर्स की वैल्यू तो है, डायरेक्शन तो है, फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। हम कहेंगे कि हम यहाँ से भी लगा सकते हैं फोर्स। अगला बोलेगा कि नहीं मैं तो किसी दूसरी चीज़ से लगाऊंगा। अगला बोलेगा तुम करते रहो पुश, तो पुल कर लूँगी, धागा बांध रखा मैंने इसको, ठीक। तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि कोई भी वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी कॉल्ड अ पोलर वेक्टर। एग्जाम्पल दो है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा डिस्प्लेसमेंट का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऑब्जेक्ट वैसे ही हवा में चलना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेगा। वेलोसिटी वैसे ही शुरू हो जाए, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। अगला देखिए एक्सियल वेक्टर। एक्सियल जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक एक्सेस के अलॉन्ग, एक्सेस के अलॉन्ग, फॉर एग्जांपल जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में एक एक्सेस होता है जहाँ पर हम पैडल लगाते हैं, तो एक पैडल हम इधर से चलाते हैं तो दूसरा पैडल इधर से उठने लगता है। तो एक एक्सेस के अलॉन्ग जब फोर्स लगाया जाता है, ऐसे रोटेशनल फोर्स, उसको हम एक्सियल वेक्टर बोल देते हैं। ऐसे वेक्टर, उस वेक्टर की लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अपने पैर को सीधा आगे ही पुश करता जा रहा हूँ, नहीं ना, पहले ऐसे, फिर और ऐसे, फिर और अंदर की तरफ, फिर और अंदर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, तो इस तरह से घूमता है वो, तो उसकी हर स्टेप पर डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो क्या है, द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट अ रोटेशनल इफेक्ट
and act along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule are called axial vectors. Example, angular velocity, torque, angular momentum etc. are coaxial vectors. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है कि रोटेशनली आपकी वेलोसिटी कितनी है, रोटेशनली आप कितनी स्पीड के साथ में आप रोटेट कर रहे हैं, भले ही आप कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक पहिया है, उस पहिए को फिक्स कर रखा है बीच में सेंट्रल एक्सिस में, घुमाए जा रहे हो, तो क्या है कि वो कहीं जा नहीं रहा है, वो जा नहीं रहा, वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मोशन तो है उसमें, लेकिन वो मोशन जो है वो मोशन कोई ऐसा खास फ्रूटफुल नहीं है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उस मोशन की वजह से, वो वहीं के वहीं घूमे जा रहे हैं गोल गोल. तो हम ये बोलेंगे कि ये एक एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करने वाली चीज़ इसको कॉल्ड एक्शन वेक्टर. ठीक है. ये जो टॉर्क बोला ना, टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल फोर्स को ही टॉर्क बोलते हैं. और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये एक कॉन्सेप्ट है जो रोटेशनल मोशन में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी बस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ रख लिया, अभी ज़रूरत नहीं है. आगे चलेंगे बेटा. नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोला जा सकता है, जब उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो. ठीक है. आप दौड़ते जा रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में, आपका दोस्त भी दौड़ता हुआ आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन साउथ की डायरेक्शन में. तो आप दोनों की जो वेलोसिटी है वो वेक्टर्स हो गए, वो इक्वल नहीं है, क्योंकि आप जा रहे हो नॉर्थ की डायरेक्शन में, आपका दोस्त जा रहा है साउथ की डायरेक्शन में. हाँ, दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी के सेम स्पीड के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तब कहा जाएगा कि हाँ आपकी जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो इक्वल वेक्टर्स हैं. समझ गए. चलिए जी, इसके बाद पेज नंबर 3 पर आते हैं. सर हम लाइन से हमेशा रखते हैं तो वो इस वजह से कि हमको लाइन से रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान पड़ता है, नहीं तो हम एक सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये एक कहा जाए कि कन्वेंशनल नोटेशन है. कन्वेंशनल मतलब एक रीति चली आ रही है कि वेक्टर को लाइन से रिप्रेजेंट करा जाए. ठीक है ना. तो उसको सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो शुरुआत में जिन्होंने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने सबने कहा कि वेक्टर्स को लाइन से रिप्रेजेंट करो, लाइन बनाना सबसे ज़्यादा आसान होता है इसलिए. और कोई मतलब इसका कोई रूल नहीं है कि लाइन ही क्यों बनाते हैं, वेक्टर को डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो लाइन से बनाकर समझ में आ जाती है चीज़. तो आप देखिएगा कि इक्वल वेक्टर में ये कहा गया कि अगर एक वेक्टर ऐसे है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इसको मैंने बोल दिया बी वेक्टर. तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम ये कहेंगे कि वो पूरी तरीके से इक्वल है. अच्छा, एक पॉइंट पेज नंबर 3 पर ही बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट रिमेंस इक्वल टू इटसेल्फ. अगर कभी भी किसी भी वेक्टर को ना पैरेलली मूव कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा कि एक वेक्टर हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा, एक वेक्टर हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा. अब इस वेक्टर को आप पैरेलली मूव कर रहे हैं, आपने ऐसे ले जाकर ये डायरेक्शन है ना इस वेक्टर की, है ना, आप इसको ऐसे कर रहे हो शिफ्ट, ऐसे पैरेलली, बिल्कुल आप इसमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे. जो वेक्टर है, वेक्टर को आप पैरेलली ऐसे शिफ्ट करो या ऐसे शिफ्ट करो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्ट्रेट लाइन बनाकर रिप्रेजेंट करा जाता है. डायरेक्शन एरो से डिफाइन होती है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. जब तक हम इसको ऐसे 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 नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, तब तक मैं कहूँगा वेक्टर चेंज नहीं होगा. इसको आप आगे भी ले जा सकते हो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, इसको आप पीछे भी ले जा सकते हो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन. वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा. ठीक है. क्योंकि ऐसे और ऐसे भी आप इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे. अगला देखिएगा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट हैविंग एन अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर एक वेक्टर है वो ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे ले रखा है मैंने ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो है मैंने ऐसे ले रखा है बी वेक्टर. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो दूसरा वेक्टर है ना बी वेक्टर, ये पहले वाले वेक्टर का नेगेटिव है. बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर. ये भी नेगेटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया. वैल्यू भले ही सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. अगला देखिए, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर. द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. अगर हम मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए
मैंने ये कहा कि एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। अच्छा, ड्यू का मतलब क्या होता है? नॉर्थ की डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। अगर ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए, यानी कि अगर इसका मॉडुलस निकाला जाए तो वो सिर्फ ये होगा, वो होगा सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि v वेक्टर के आगे आपने मॉड का साइन लगा दिया, या सिर्फ ऐसे लिख दीजिए v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपने ऊपर एरो नहीं लगाया, ठीक है, आपने ऊपर एरो नहीं लगाया। तो मॉडुलस का मतलब होता है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को हटा दीजिए। अगला देखिएगा यूनिट वेक्टर। A unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the direction of a given vector. It is found by dividing the given vector by its modulus. ठीक, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि अगर किसी भी वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए, किसी भी वेक्टर को उसी के मॉडुलस से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर क्या काम करता है? यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि अगर किसी वेक्टर को, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, हमने v वेक्टर को v से डिवाइड कर दिया। v वेक्टर क्या था? 5 किलोमीटर v नॉट, 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉट, और इसको मैंने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि कोई इसमें सिर्फ इसको 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बचा? 1 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉट। इसमें इसकी जो यूनिट है, इसमें इसकी यूनिट भी नहीं लेनी है आपको, इसमें आपको इसकी यूनिट भी नहीं लेनी है। तो इससे होगा क्या कि 5 से मॉडुलस का मतलब क्या है? सिर्फ वैल्यू, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्योर वैल्यू लेनी है। तो 5 से 5 पे कर दिया। तो 1 किलोमीटर पर आवर डी नॉट का मतलब क्या है कि आपके पास जो वेक्टर है वो यूनिट में कन्वर्ट हो गया। 1 का मतलब यूनिट होता है ना, तो वेलोसिटी अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो वो यूनिट वेलोसिटी हो गई ना, तो इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। लेकिन डायरेक्शन इसमें रहती है, इसीलिए यूनिट ना बोलकर यूनिट वेक्टर बोला जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है इसलिए, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को उसकी आपने मैग्नीट्यूड से, यानी कि उसके सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। इसके बाद अगला देखिए फिक्स्ड वेक्टर। अ वेक्टर whose initial point is fixed is called a fixed vector or a localized vector. For example, the position vector of a particle is a fixed vector because its initial point lies at the origin. पोजीशन वेक्टर जो है वो हमेशा एक फिक्स्ड वेक्टर कहलाता है, क्योंकि उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होता है? वो ओरिजिन होता है, ठीक है। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ अभी।
अगला देखिएगा, यही पेज नंबर 3 पर है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर और अ नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज अ फ्री वेक्टर। तो जब मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करता हूँ, या छोड़िए आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर लो, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो क्या इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है? हम ये कहेंगे नहीं, आप ये वाली पोजीशन चेंज करिए, तो ये वाली पोजीशन चेंज करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था इसका इनिशियल पॉइंट चेंज हो गया। लेकिन पोजीशन वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स, वो चेंज नहीं हो सकता। आप ये कहें कि आप पोजीशन चेंज करते रहो, कोई बात नहीं, इनिशियल पॉइंट तो चेंज नहीं हो रहा ना, इनिशियल पॉइंट तो उसका फिक्स है ना, ओरिजिन है। तो इसलिए फिक्स्ड वेक्टर कौन सा होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है, और फ्री वेक्टर कौन सा होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है जी, चले आगे। ये हमारी अभी तक की ये डेफिनेशंस हुई। अगला देखिएगा, कोलिनियर वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो सीधी बात है, जो वेक्टर्स सेम लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं, अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर है और मैं कहूँ कि इसी लाइन के अलोंग, बिल्कुल इसी से कोइंसाइड करता हुआ इसी लाइन के अलोंग एक दूसरा वेक्टर भी है, ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये दोनों एक ही लाइन में लाई करने वाले वेक्टर्स हैं, तो कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। हम ये कहेंगे कि जब वेक्टर को पैरेलली मूव करते हैं तो वेक्टर में कुछ बदलाव नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर पैरेलली भी कोई वेक्टर मूव करे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पैरेलली भी कोई वेक्टर अगर मूव करे तो हम ये कहेंगे कि उन वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स ही कहा जाता है। वो वेक्टर्स जो या तो पैरेलल हैं या फिर एक ही लाइन के अलोंग हैं, उनको कोलिनियर वेक्टर्स हम कहते हैं। समझ गए? ठीक है। उसके बाद देखिए कोप्लानर वेक्टर्स। तो कोप्लानर वेक्टर्स, को का मतलब क्या होता है? जो आपका फ्रेंड है। को का मतलब जो आपका फ्रेंड है, जो आपका साथी है। हम अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम पैसेंजर हैं, हमारे बाजू में जो बैठा है वो क्या है? वो को पैसेंजर है। ठीक है। अगर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं तो हम ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर के बाजू में जो बैठा है वो को ड्राइवर है। ठीक। तो इस तरीके से कोप्लानर का मतलब क्या हो गया? जो सेम प्लेन में है। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये प्लेन क्या है? बोर्ड का प्लेन है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी वेक्टर्स बनाए हैं सारे इसी सेम प्लेन में बनाए हैं, तो ये सारे वेक्टर्स कोप्लानर हैं। तो द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। वो सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन में है वो सब कोप्लानर है। अगला देखिए कोइनिशियल, नाम से ही समझ में आता है, वो सारे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है वो क्या है? कोइनिशियल वेक्टर। जैसे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, कोइनिशियल वेक्टर्स हो गए। को टर्मिनस वेक्टर्स, नाम से समझ में आ रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्या है कि कहाँ पर आकर वो वेक्टर खत्म हो रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर आकर सारे वेक्टर खत्म होते हैं, जैसे कि डायग्राम बना रखा है कि एक वेक्टर ऐसे आया, दूसरा वेक्टर भी आकर इसी पॉइंट पर टकराया और तीसरा वेक्टर भी आकर इसी पॉइंट पर टकराया। तो एक ही पॉइंट पर आकर अगर सारे वेक्टर्स टर्मिनेट होते हैं तो हम बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। एक ही जगह आकर जो खत्म होते हैं दे आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। हाँ जी सर, कोलिनियर और कोप्लानर वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम होगी? कोलिनियर में तो डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी, चेंज नहीं हो सकती। और कोप्लानर में कुछ भी उल्टा सीधा कैसा भी हो, बस प्लेन सेम होना चाहिए। सेम प्लेन में बने तो ठीक है, और अगर डायरेक्शन कुछ भी हो वो चलेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब जीरो वेक्टर समझ में आ रहा होगा नाम से ही। जीरो वेक्टर देखिए, किसी भी चीज़ की मैं डायरेक्शन को कह दूँ कि वो जीरो हो जाए तो वो जीरो वेक्टर नहीं होता। उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो होगा तो वो जीरो वेक्टर बनेगा। डायरेक्शन तो होगी कुछ ना कुछ। अगर वेक्टर है, क्या नाम है? जीरो वेक्टर, यानी कि वेक्टर तो वो है ना, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन तो है। तो जब उसकी डायरेक्शन है तो फिर क्या चीज़ जीरो होगी? उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो सकता है। जीरो ऑर्डिनल वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। और ये नोट्स में गलती से मैं डी लिखना भूल गया। एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी का मतलब कुछ भी, कैसी भी डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका जीरो होना चाहिए। ठीक है। फिर देखिएगा जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ जीरो वेक्टर, पेज नंबर 4 पर बिल्कुल नीचे है। तो ये अभी तक जितना भी पोर्शन हम कर रहे हैं समझने वाला है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा इनका एप्लीकेशन है। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एप्लीकेशन थोड़ा ज़्यादा आएगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ देखिए जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर क्या होता है कि व्हेन अ वेक्टर, फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है पेज नंबर 4 पर, व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू अ जीरो वेक्टर वी गेट द सेम वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड कर दिया
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सेम वेक्टर मिल जाता है। जैसे कि ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर क्या मिलेगा, ए वेक्टर मिल जाएगा। पेज नंबर 5 पर आ जाइए। When a real number is multiplied by the zero vector, we get a zero vector. अगर जीरो वेक्टर में कोई रियल नंबर, अब ये रियल नंबर क्या लिया, कुछ भी ले लिया, लैम्बडा ले रखा है यहाँ पर, रियल नंबर है तो कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो हमने उस रियल नंबर को बोल दिया लैम्बडा। तो एक रियल नंबर में हमने एक रियल नंबर को जीरो वेक्टर में अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जीरो वेक्टर ही आएगा, यानी कि नल वेक्टर ही आ जाएगा। थर्ड देखिएगा, when a vector is multiplied by zero we get zero vector। अगर मान लीजिए हमने थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, और उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो क्या है, कोई कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो भी बेटा जीरो वेक्टर ही आएगा। तो जीरो वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो वेक्टर, या किसी भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, नींद तो नहीं आ रही किसी को? चलें आगे। चलिए अगला देखिएगा, फोर्थ है, if lambda and mu are two different नॉन जीरो। अच्छा हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। कल का मैं तुम किस टाइम कंफर्टेबल हो बताओ? आ जाओगे सुबह किसी भी टाइम, 7 8 9 कभी भी। हाँ तो ठीक है, मैं रात को मैसेज कर दूँगा, 10:30 बजे मेरी क्लास खत्म होगी तो मैं शेड्यूल बनाकर आपको भेज दूँगा, ठीक है। और मैं ग्रुप पर डालूँगा, मैं इसको ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक बार में रिवीजन कर दूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करा वो थोड़ा डिटेल में करा, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतना कराऊंगा जितने की ज़रूरत पड़ने वाली है फिजिक्स में, ठीक है। तो उतना मैं कराऊंगा, हार्डली 1 घंटे की क्लास होगी या 40 मिनट की होगी क्लास। ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन ले लेना, ऑफलाइन चाहे ऑफलाइन ले लेना, ठीक है। तो एक रिवीजन करवा दूंगा, वो मैं ग्रुप पर डालूंगा। 9 से पहले तो नहीं, 9 या 10 ऐसे रखूँगा। और कुछ भी चेंज हुआ ना अगर मान लो तो वो भी बता दूँगा, जैसे भी होगा। मतलब कल आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बस उस चीज़ से बेफिक्र रहना। चलिए जी, ओके। फोर्थ देखिएगा, इफ लैम्बडा एंड म्यू आर टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो लैम्बडा और म्यू क्या है कि कोई दो अलग अलग नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, है ना। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो देन द रिलेशन लैम्बडा ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बी वेक्टर कैन होल्ड ओनली इफ बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर जीरो वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे ये बोला इफ लैम्बडा एंड म्यू आर टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो लैम्बडा और म्यू दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, अलग अलग रियल नंबर हैं, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं क्या? हम ये कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकते। ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसमें दोनों तरफ ए वेक्टर भी जीरो वेक्टर है और बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर है। तो जब दोनों ही जीरो वेक्टर हो गए तो जीरो वेक्टर तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो वेक्टर बन जाएगा। ऐसे ये भी जीरो वेक्टर है, ये भी किसी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो वेक्टर बन जाएगा। तो नल वेक्टर कैन बी इक्वल टू नल वेक्टर। उसके अलावा ये दो अलग अलग डिफरेंट रियल नंबर्स हैं तो ये इक्वल नहीं हो सकते। एक मिनट, तुम्हारा जब तुम एंटर करते हो तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ आता है वी बंसल, तो पता है उसको बोलकर ठीक करा लो, एक ही बार डालना पड़ता है बस, वही सेम फोटो आती है। फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर, तो पहला देखिएगा जीरो वेक्टर क्या है। पहला एग्जांपल क्या है इसका, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर। तो अगर कोई पार्टिकल है जो ओरिजिन पर ही पड़ा हुआ है तो वो एग्जांपल किसका हो गया? जीरो वेक्टर का। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कोई पार्टिकल यही पड़ा हुआ है ओरिजिन पर, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये भी हमारा जीरो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये किसी डायरेक्शन में चला ही नहीं, ये यहीं पड़ा हुआ है चुपचाप।
तो इसका पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन 0 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0 0, मतलब x वाली वैल्यू भी 0, y वाली वैल्यू भी 0, z वाली वैल्यू भी 0। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक एग्जांपल हो गया जीरो वेक्टर का जो ओरिजिन पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ जीरो वेक्टर। अगर ये कहें कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ये कहें कि इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालो, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, हम क्या कहेंगे कि भाई इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 है। कोई इंसान है खड़ा हुआ है और उसने नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रखा है और ऐसे 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 दौड़ने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन दौड़ नहीं रहा है। तो वो कहेंगे नहीं एक ही जगह पर दौड़ रहा है, तो मतलब ही इज़ जंपिंग एट अ प्लेस, ही इज़ रनिंग एट अ प्लेस, बस एक ही जगह पर रनिंग कर रहा है, चल ही नहीं रहा है आगे, लेकिन मूव कर रखा है नॉर्थ की डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, एक डायरेक्शन तो है लेकिन स्पीड कुछ नहीं है, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो ये भी जीरो वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड देखिएगा द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ जीरो वेक्टर। तो अगर ये कहा जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है, एक्सेलरेशन कब होता है, जब मैं स्कूटर पर बैठ कर उसको ऐसे ना घुमाने लगता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर मैंने उसको एक कांस्टेंट थोड़ी देर तक मैंने उसको घुमाया और फिर छोड़ दिया वहीं के वहीं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक्सेलरेट कर नहीं रहा हूँ, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। और जब एक्सेलरेशन हमारा जीरो है तो क्या है, आप स्पीड देखेंगे स्पीडोमीटर में तो वो फिक्स्ड हो जाएगी, एक ही स्पीड पर आपका स्कूटर चलता रहेगा। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जीरो। तो जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलता है तो एक्सेलरेशन वेक्टर को जीरो वेक्टर कहा जा सकता है, ठीक। फिर देखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अगर किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, व्हेन अ वेक्टर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर लैम्डा वी गेट अनदर वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इज लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो देखिएगा कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, एक वेक्टर ले लिया हमने ए वेक्टर। अब इस वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। तो 2, तो हम ये करेंगे कि कन्वेंशनली मतलब एक नियम के तहत हम एक काम करते हैं कि जो इस वेक्टर की लेंथ है ना, वो लेंथ लगभग इसका मैग्नीट्यूड मानकर चलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो इसकी लेंथ है। तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जितना ये है उसका ट्वाइस कर दो, इसकी लेंथ इसकी डबल कर दो, इतना तो था ही, इतना ही और कर दो। तो ये हमारा हो गया 2a वेक्टर। इस तरह से अगर किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा जाता है, वहीं अगर आप कहें कि आपको हाफ ए वेक्टर करना है तो जितना ये था डायरेक्शन सेम रहेगी, यानी कि पैरेलल बनाएंगे, डायरेक्शन सेम, इसका आधा कर दो बस। हाफ ए वेक्टर ये हो गया, समझ गए। अच्छा, अब अभी इसी तरीके से अब ये बोला जाए कि 2 तो एक कांस्टेंट है ना, 1/2 भी एक कांस्टेंट है। अगर -2 कर दिया जाए तो क्या होगा कि ये मान लीजिए इतना सा ए वेक्टर है, इतना सा ए वेक्टर है, तो डबल जो है वो इसका ये हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन बदल देंगे। -2 ए वेक्टर का मतलब क्या है कि आप इसकी लेंथ का तो डबल कर दो, बस डायरेक्शन बदल दो। डायरेक्शन कैसे बदली जाएगी, एरो लगा दो यहाँ पर उल्टा, उल्टी डायरेक्शन में एरो लगा दो, क्लियर है। सर एक बार हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी वेक्टर में हमको रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही टाइम्स आप लेंथ बढ़ा दीजिए उस वेक्टर की, बस इतना पर। तो जैसे ए वेक्टर में मैंने एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा, 2 को मल्टीप्लाई करा, तो मैंने ए वेक्टर की लेंथ को डबल कर दिया, डायरेक्शन सेम रही। वहीं उल्टा करा कि अगर ये वेक्टर, ये छोटा सा वेक्टर लिया मैंने क्योंकि जगह मेरे पास कम थी, तो मैंने ए वेक्टर एक छोटा सा वेक्टर लिया। अब अगर -2 वेक्टर है तो आप क्या करेंगे, आप इसकी लेंथ का डबल कर देंगे, इसकी लेंथ का डबल कर देंगे, और माइनस है ना, माइनस है तो डायरेक्शन कर देंगे, क्लियर है। चलिए जी, उसके बाद अगला देखिएगा, अगला टॉपिक है पेज नंबर 5 पर बिल्कुल नीचे, एडिशन और कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन और कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है, द फॉलोइंग 3 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कैन बी यूज्ड, the following 3 laws of vector addition can be used to add
टू और मोर वेक्टर्स हैविंग एनी इंक्लिनेशन टू ईच अदर। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? एंगल। के 3 लॉज हैं। पहला लॉ आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग 2 वेक्टर्स, ये भी 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स। तो 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पॉलीगन लॉ का यूज़ करा जाता है। कैसा है? शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If 2 vectors can be represented both in magnitude and direction by the 2 sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। ठीक है, अब ये किस तरीके से है, मैं इसको आसान तरीके से आपको बताता हूँ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है इस तरफ करना है। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर, और कोई वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर, ऐसे दे रखा है बी वेक्टर। तो अब इसमें क्या होता है ना, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि आप ट्राइंगल की तरह से इसको समझेंगे। अच्छा, ट्राइंगल की तरह से समझने से भी ज़्यादा आसान तरीका भी और बताऊंगा। हम क्या करेंगे, इसको ना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हेड टू टेल रूल भी कहा जाता है। इसको हेड टू टेल रूल भी कहा जाता है। तो 2 वेक्टर्स को ऐड करने पर क्या होता है कि अगर कोई 2 टर्म्स हैं या कोई 2 स्केलर्स हैं, उनको ऐड करना है, तो एक अगर टर्म है हमारे पास 2, दूसरी टर्म है मान लीजिए 5, तो 2 + 5 7, वो तो एडिशन हम करते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स में क्या होगा कि 2 वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड भी ऐड होंगे, और मैग्नीट्यूड ऐड होने के साथ साथ दोनों की डायरेक्शन भी ऐड होगी, तो एक नई डायरेक्शन बनेगी। नई डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी एडिशन का रिजल्ट आता है, वेक्टर की एडिशन का जब रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट को रिजल्टेंट बोला जाता है, उसको रिजल्टेंट बोला जाता है। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये आएगा कि इन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताइए, तो आपको 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। कैसे करेंगे? ये वेक्टर ऐसे ही बना देंगे, ये वेक्टर, ये आपकी मर्जी है, चाहे भी वेक्टर को मतलब दोनों में से किसी एक वेक्टर को फिक्स कर दो। तो ये ए वेक्टर तो फिक्स कर दिया। अब मैं जानता हूँ इसको बी वेक्टर को मैं ऐसे ले जाऊँ, ऐसे ले जाऊँ, ऐसे ले जाऊँ, पैरेलली ऐसे ले जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर ऐसे मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी तो फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं इसको पैरेलली ले जाऊँगा थोड़ा आगे, और फिर थोड़ा सा पीछे खिसका कर मैं इसको, इसके टेल को ए के हेड से जॉइन कर दूँगा। हेड टू टेल रूल, तो ए का हेड और बी का टेल। ठीक है, हमने क्या करा, हम इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करा और ऐसे शिफ्ट करके थोड़ा सा पीछे खींच रहा है। तो हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करा, बस हमने इसको पैरेलली एंड अलोंग इट्स लाइन मैंने इसको आगे पीछे मूव कर दिया, बस मैंने इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना। समझ गए? तो ए के हेड और बी के टेल को ज्वाइन कर दिया। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसको ज्वाइन करा, ए का हेड और बी का टेल। अब बी का हेड और ए का टेल, इसको ज्वाइन करा, दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये जो बना है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर, एंड आर वेक्टर इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो ये एडिशन के लॉज हैं, तो आप ये कहेंगे कि क्या मैग्नीट्यूड सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं? तो हम ये कहेंगे नहीं जी, मैग्नीट्यूड सीधे सीधे ऐड नहीं होते।
मैग्नीट्यूड भी किस तरीके से ऐड होते हैं वो भी आपको तरीका बताऊंगा, कैसे ऐड होते हैं वो भी तरीका बताऊंगा। लेकिन जब वेक्टर एडिशन करा जाता है तो उसकी डायरेक्शन नहीं क्या निकल के आती है, वो डायरेक्शन ये बन जाएगी नहीं। मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी थी, इस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी थी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी एक नई डायरेक्शन। समझ गए? ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसी तरीके से यही दो वेक्टर लेते हैं और बात करेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। पेज नंबर 6 पर ही नीचे लिखा हुआ है। सेकंड को है तुम्हारा एग्जाम, 22 को है। और मैंने जो सिलेबस भेजा था उसमें स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों आ रहे हैं ना सर पूरे वेक्टर सर पूरा चैप्टर ही आ रहा है। चलिए जो इसके प्रोडक्ट वगैरह है वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे, वो तक तो हम करा ही देंगे। बाकी उनसे कह दो थोड़ा थोड़ा कृपा करो, थोड़ा बच्चों पर रहम खाओ, थोड़ा दया। नहीं करेंगे, गुस्से में रहते हैं क्या? कभी कभी याद दिला दिया करो, 2-4 बच्चे मिलकर। सर अभी 1 महीना पूरा हुआ नहीं है, हमारा रिजल्ट आएगा 10th का, अभी हम बच्चे ही हैं, 11th में आए ही हैं, इतनी जल्दी प्रेशर मत डालोगे। वेक्टर्स तो मैंने लगभग 20 दिन में खत्म करवाया। कौन सा? वेक्टर्स वाला जो पार्ट था 20 दिन में? हाँ, और जो चैप्टर वाला पार्ट था सर्कुलर मोशन तक उन्होंने कल में खत्म करवाया। 1 हफ्ते में वेक्टर्स तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से, 20 दिन तो बहुत होते हैं। समझ में ही नहीं आया। अच्छा चलिए, अब देखिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये हेड टू टेल रूल था ना, तो इसको एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना, इसके हेड से इसके टेल को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करो, अब दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दो। अब दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दो, पहले हेड और टेल को ज्वाइन करा था, अब क्या करना है, अब दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दो। ए वेक्टर इस तरह से था और बी वेक्टर इस तरह से था, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से था। तो दोनों के टेल्स को ज्वाइन करना मतलब ये है, तो इसको पैरेलली ऐसे खींचा और जरा सा पीछे खींचकर दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दिया। बस ध्यान क्या रखना है, डायरेक्शन चेंज ना हो। तो इसको ये ए वेक्टर को ऐसे रहा और इसको ऐसे कर दिया। और पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि अब आप बी वेक्टर से तो ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। और ए वेक्टर से बी वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें ऐसे। ये हो गया। और जो ओरिजिन है जहाँ पर दोनों ज्वाइन कर रहे थे, यहाँ से इस पॉइंट को जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको ज्वाइन कर दीजिए। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हो गया, ठीक है। तो जरा देखना, ये भी आर वेक्टर इसी डायरेक्शन में और ये आर वेक्टर में इसी डायरेक्शन में। तो कोई भी लॉ आप यूज़ करते हैं, चाहे ट्रायंगल लॉ चाहे पैरेललोग्राम, रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है। आज इतना कर लीजिए, बाकी पॉलीगन लॉ और इसका प्रोडक्ट वगैरह अगली क्लास में करा, ठीक है। क्लियर है ना इतना? तो थ्योरेटिकल पोर्शन था, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। और ये चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद फिर आपका, या बीच में भी आप ध्यान रखिएगा, मोशन में स्ट्रेट लाइन पक्का कर लो, एक टेस्ट लूँगा आपका, ठीक है। होते हुए शायद मुझे लग रहा है 1.5 महीना हो गया, लेकिन टेस्ट नहीं लिया अभी तक मैंने एक भी, तो उस चीज़ की ज़रा तैयारी रखिएगा।